गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। कुछ इसके बारे में फैक्ट जानेंगे। तो जब हम किसी भी क्लोज वेसल में किसी लिक्विड को डाल देते हैं तो लिक्विड से इवेपोरेशन होता है, और जो इवेपोरेशन के दौरान जो वेपर्स निकलती हैं उस वेसल का जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करने का काम करती हैं। अब चूंकि ये जो वेसल है वो बंद है, तो बंद होने के कारण जो इसकी जो वेपर होती है वो इससे बाहर नहीं निकलती, और यहीं पर वो कंडेंस्ड होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से अगर वास्तव में देखें तो यहाँ पर लिक्विड और वेपर फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है या एग्जिस्ट करता है। उस इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। सॉरी। तो व्हेन अ लिक्विड टेकन इन अ क्लोज वेसल, अ पार्ट ऑफ लिक्विड evaporate, it vapors the available space. These vapor cannot escape as the closed vessel. They would rather to have a tendency to condense into a liquid form. So, in fact, an equilibrium is stabilized between vapor phase and liquid phase, and the pressure at its vapor exert is termed as vapor pressure. और जो the value of the vapor pressure of liquid may be defined as a pressure exerted by the vapor above the liquid surface. तो दूसरे शब्दों में, आसान सरल शब्दों में अगर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करना चाहें तो किसी भी लिक्विड की सरफेस पर जो वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और वेपर प्रेशर जो किसी भी लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है वो दो फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है बेटा वो है आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर वन, नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आर वोलेटाइल एंड देयरफॉर ग्रेटर वेपर प्रेशर। ऐसे लिक्विड्स जिनमें अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, अंतर परमाणुक जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, अगर वो कमज़ोर है तो वो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार के लिक्विड को हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। इस प्रकार से जो वोलेटाइल लिक्विड होंगे या वोलेटाइल जो सब्सटेंस होंगे उनकी वेपर प्रेशर एग्जर्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी। अगर हम नंबर दो बात करना चाहें तो टेम्परेचर की, तो जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आपका द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज व्हेन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो अगर हम कहें तो जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बिकॉज हम जानते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, और द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज द मोर सॉल्वेंट विल वोलेटाइल। तो जितना ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ब्रेक डाउन बॉन्ड्स होंगे, और ब्रेक डाउन बॉन्ड्स होने के कारण अच्छी खासी मात्रा में जो लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है और जो नेचर ऑफ द लिक्विड होता है वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो फैक्टर होते हैं जो कि वेपर प्रेशर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। नंबर एक, नेचर ऑफ द लिक्विड, और नंबर दो,
टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ द लिक्विड में आपका जितना ज़्यादा वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल कब होगा, जब उसके इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और नंबर 2, अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर के वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द वेपर प्रेशर। तो शायद बच्चों समझ में आया हो। तो आगे हम लोग देखते हैं राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्यूट, याद रखना बेटा, सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नॉन वोलाटाइल है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के। वो डिपेंड करता है कि हाउ मच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, यह काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। अगर सपोज कीजिए कि कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट ए है जो कि आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट है और एक है आपका बी, तो ये आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो हमने देखा कि हमारा एक ऐसा हम सॉल्यूशन एज्यूम करके चलते हैं जिसमें एक है आपका बी, एक है आपका बी और बी के साथ एक है आपका ए। ये बाइनरी सॉल्यूशन मिलके आपस में बनाते हैं। तो यहाँ पर जो बी है, यहाँ जो बी है वो एक आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है और यहाँ पर जो ए है वो वोलाटाइल सॉल्वेंट है। इनके मिक्सचर से एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका सीधे बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, या मोल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। क्योंकि बेटा जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है, जो नॉन वोलाटाइल है तो वो आपका वेपर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो वेपर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो वेपर प्रेशर भी एग्जर्ट नहीं करेगा। तो सीधा केवल जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है वही वेपर प्रोड्यूस करेगा और वही रिस्पॉन्सिबल होगा वेपर प्रेशर के। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय XA। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पर कह सकते हैं P, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आपका सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की होगी उतना ही ज़्यादा इसका वेपर प्रेशर होगा आपका सॉल्वेंट का। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो PA इज इक्वल्स टू K मोल फ्रैक्शन ऑफ XA where K is the proportionality constant. Now A is equals to KXA where K is the constant. अब हम देखते बेटा relative lowering of vapor pressure for pure liquid। प्योर लिक्विड से तात्पर्य है कि आपका जहाँ आपका सॉल्यूट को निगलेक्ट कर दिया गया, सॉल्यूट को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो किसी भी प्रकार की वो वेपर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रेजेंस को हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो फॉर प्योर लिक्विड जो आपका मोल फ्रैक्शन है उसको हमने अगर मान लिया ए का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी मोल फ्रैक्शन होता है उसमें XA प्लस XB इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। अगर हम XB को निगलेक्ट कर दें तो XA इज इक्वल्स टू 1। तो for pure liquid XA is equals to 1, then K become equal to the vapor pressure of the pure solvent. It is denoted by PA। तो किसी भी प्योर सॉल्वेंट की जो आपकी वेपर प्रेशर होगा उसको हमने PA नॉट से डिनोट कर दिया है, अर्थात PA नॉट इज इक्वल्स टू वेयर PA इज यानी प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज
इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं इसकी लोअरिंग। तो इसमें ये रिलेशन है। फिर से मैं एक बार बच्चों को रिपीट कर दूं, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड विद मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स हम कह सकते हैं XA। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम आगे देखते हैं, इफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज XB, देन अगर हमने मान लिया कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना है XB, तो XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो अगर हम XA निकालेंगे तो ये इधर चला गया, तो ये आपका XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालना चाहें और फर्स्ट को इसमें अगर हम ऐड करना चाहें तो हम लोग देखेंगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था, यानी PA इज इक्वल्स टू P नॉट XA, PA इज इक्वल्स टू PA नॉट और इंटू XA। ये था अपना इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करते तो PA इज इक्वल्स टू PA और XA की जगह हमने वैल्यू रख दी इसकी, तो PA मल्टीप्लाइड विद X1 माइनस XB इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो PA माइनस PA इंटू XB, इधर लेके जाएंगे तो PA नॉट माइनस PA इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XB। तो XB इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA। तो इस प्रकार से PA नॉट माइनस PA ये आपका लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर में कमी है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के आपके बराबर होती है। लोअरिंग जितने भी वेपर प्रेशर में जो कमी होती है, वो कमी जो होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन इफ़ इट ओबे राउल्ट्स लॉ। अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट लॉ का फॉलो करता है प्रत्येक रेंज की कंसंट्रेशन पर या स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अर्थात जो आपका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल कंपोनेंट ऑफ B। मान लिया ये आपका हो गया आपका सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, दोनों का सब करके पूरे सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। अगर दूसरे शब्दों में हम लिखना चाहें तो आपका पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ या नंबर्स ऑफ मोल या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस प्रकार से हम इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। लिक्विड हैविंग सिमिलर नेचर एंड स्ट्रक्चर आर लाइकली टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट के जो नेचर समान होते हैं वो ज़्यादातर आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में जैसे मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, mixture of methanol and mixture of ethanol, ये दोनों आपस में मिलकर एक आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन will form an ideal solution and mixture of benzene and toluene will form an ideal solution। उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
A solution which does not obey Raoult's law for all concentration is called non-ideal solution in solutions. तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ का किसी भी कंसंट्रेशन पे फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इस कंडीशन में जो आपका वेपर प्रेशर होता है आपका सॉल्यूट का वो बराबर नहीं होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। इसी प्रकार से वेपर प्रेशर जो वेपर प्रेशर ऑफ आपका सॉल्यूट होगा वो बराबर नहीं होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूट के और इनके बराबर नहीं होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आपके राउल्ट्स लॉ का फॉलो नहीं करेगा। आगे हम लोग देखते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में हम लोग देखेंगे एज़ोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम बात करें एज़ोट्रोप्स की तो एज़ोट्रोप्स इस प्रकार के बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनका लिक्विड और वेपर फेस में जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है और वो चाहे लिक्विड फेस में हो चाहे वेपर फेस में उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एज़ोट्रोप्स। अगर हम बात करें तो एज़ोट्रोप्स इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। तो इस कंडीशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऐसे बाइनरी मिक्सचर सब बच्चे जानते होंगे जिनके कंपोनेंट दो होते हैं उनको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। कंपोनेंट ए सॉल्वेंट मान लिया, कंपोनेंट बी आपका सॉल्यूट मान लिया। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं जिसके दो कंपोनेंट होते हैं हम उनको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो दीज आर द बाइनरी मिक्सचर whose boiling point is less than either of the two component। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पूरे मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसके किसी एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है, कम होता है। जैसे हम सपोज कीजिए कि ये ए और बी कोई सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है जो कि आपका मिलके बना है ए से और बी से। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा ए से भी और बी से भी। सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्वेंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इंडिविजुअली अलग अलग अगर हम कहें तो ये कम होगा। जैसे अगर हम उदाहरण दे के समझना चाहें तो मिक्सचर ऑफ 94.5% ethyl alcohol and 4.5% of water will produce minimum boiling azeotrops। आगे हम देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। दीज आर द बाइनरी मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट। उसी प्रकार से जैसे सपोज कीजिए कि सी डी कोई सॉल्यूशन है जो कि आपके मिला है सी और डी दोनों कंपोनेंट से। सी मान लिया आपका सॉल्यूट है, डी आपका सॉल्वेंट है। तो अगर हम सी डी का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे तो वो ज़्यादा होगा चाहे सी से और चाहे सी डी का भी ज़्यादा होगा चाहे डी से। तो प्रत्येक कंपोनेंट से जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर हम उदाहरण देख के की बात करें तो 68% HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड और 32 आपका H2O। तो इन दोनों का मिक्सचर आपका मिल के मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बनाता है। तो इस प्रकार से आज हमने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कंसल्ट किए। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमको स्पष्ट नहीं दिख पाता, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं ये जो PDF है वो भी मैं ग्रुप पर डाल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।